नमस्कार मित्रों, मैं मोहनलाल सैनी न्यू राजस्थान इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं पूरे 15 दिन के बाद आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। निजी कारणों से मैं व्यस्त था। आज के बाद आपकी सभी कक्षाएं नियमित रूप से चलेंगी। तो आज हम बात कर रहे हैं विकारी शब्द का चौथा प्रकार क्रिया। आप सभी को पूर्व जानकारी है कि विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इनमें से 3 हम पहले पढ़ चुके हैं, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे क्रिया के बारे में। सबसे पहले देखिएगा क्रिया का अर्थ क्या होता है। क्रिया का अर्थ किसी कार्य का करना या होना। किसी कार्य का करना या होना ये क्रिया का अर्थ है। यानी क्रिया ये प्रकट करती है किसी काम का होना, किसी काम का होना या करना। देखिए, जैसे मैं कह रहा हूं श्याम पढ़ रहा है, तो यहाँ कोई काम हो रहा है, कार्य हो रहा है। और मान लीजिएगा श्याम कमरे में है, श्याम कमरे में है, यहाँ होने यानी उपस्थिति का बोध हो रहा है। किसका बोध हो रहा है जी? उपस्थिति का बोध हो रहा है। इन सबको जानने से पहले हम ये भी जान लें क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। पुनः सुने मेरे मित्रों, क्रिया का जो मूल रूप है क्या कहलाता है जी? वो धातु। देखिए, संस्कृत में एक धातु है पठ, जिसका अर्थ होता है पढ़ना। क्या होता है जी? पढ़ना। हिंदी में पठ जो है इसकी जगह बन गई जी पढ़ धातु। कौन सी धातु जी? पढ़ धातु। ध्यान से सुने जी, संस्कृत में जो धातु है वो कौन सी है जी? पठ धातु है। हिंदी में कौन सी है जी? पढ़ धातु है। इससे क्रिया क्या बनती है जी? पढ़ना। तो आप ये जान लीजिएगा कि क्रिया का जो मूल रूप है उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। क्या कहते हैं जी? धातु। संस्कृत में कौन सी धातु है? पठ। जो हिंदी में क्या है जी? पढ़ धातु है। अर्थ क्या निकालते हैं? पढ़। पढ़ धातु में नाम प्रत्यय जोड़ा तो बन जाता है जी ये। आगे बढ़ते हैं मेरे मित्रों। क्रिया की जो परिभाषा है, क्रिया की जो परिभाषा है, वे विकारी शब्द या शब्द समूह, वे विकारी शब्द या शब्द समूह जो किसी कार्य के करने, होने या स्थिति का बोध कराते हैं। किसी कार्य के करने, होने या स्थिति का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं जी? स्थिति का। पुनः सुन लीजिएगा, वे विकारी शब्द या शब्द समूह जो किसी कार्य के करने, होने या स्थिति का बोध कराते हैं, क्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी? क्रिया कहलाते हैं। जैसे उदाहरण से देखिएगा, रमेश खाना खा रहा है। अब देखो जी, यहाँ कार्य के होने का बोध हो रहा है। रमेश क्या कर रहा है जी? खा रहा है। ये कार्य के होने का बोध करा रहा है। दूसरा देखते हैं, रमेश विद्यालय में है। यहाँ होना, होना जो है उसका बोध हो रहा है। रमेश क्या है जी? विद्यालय में है। क्या होना का बोध हो रहा है? रमेश बैठा है। यहाँ स्थिति का बोध हो रहा है। या कार्य करना, कार्य करना का बोध हो रहा है, कार्य का करने का बोध हो रहा है, कार्य के करने का बोध हो रहा है। यहाँ जो है किसका बोध हो रहा है? होना, यानी उसकी उपस्थिति का होना चाहिए। और यहाँ किसका बोध हो रहा है जी? स्थिति का बोध हो रहा है। किसका जी? स्थिति का बोध हो रहा है। तो ध्यान रहे मेरे मित्रों, क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। वे विकारी शब्द या शब्द समूह जो किसी काम के करने, होने या स्थिति का बोध कराते हैं, क्रिया कहलाते हैं। स्थिति से तात्पर्य क्या है? श्याम बैठा है, श्याम बैठा है।
आपको पता है शाम को कार्य नहीं कर रहा है, बैठा है, लेकिन बैठना जो है उसकी स्थिति का बोध करा रहा है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं। कितने भेद हैं जी? दो। किसके आधार पर जी? कर्म के आधार पर। मुख्यतः परीक्षा में यहीं से प्रश्न बनता है कि कौन सी क्रिया सक्रमक है और कौन सी अक्रमक है। ध्यान रहे, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? दो। नंबर 1 सक्रमक और नंबर 2 अक्रमक। सक्रमक क्रिया और दूसरी है अक्रमक क्रिया। पुनः सुन लीजिएगा, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सक्रमक क्रिया और दूसरी है अक्रमक क्रिया। अक्रमक क्रिया। अब हम बात करते हैं मित्रों, किसे कहते हैं सक्रमक क्रिया और किसे कहते हैं अक्रमक क्रिया। जो क्रिया अपना अर्थ कर्म के साथ प्रदान करे सक्रमक क्रिया कहलाती है। जो क्रिया अपना अर्थ कर्म के साथ प्रदान करे सक्रमक क्रिया कहलाती है। या मैं ये कह सकता हूं, जिस क्रिया का फल कर्ता के साथ साथ कर्म पर भी पड़े सक्रमक क्रिया कहलाती है। कर्ता के साथ साथ कर्म पर भी पड़े सक्रमक क्रिया कहलाती है। अक्रमक क्रिया, जो क्रिया अपना अर्थ बिना कर्म के प्रदान करे या बिना कर्म के अर्थ प्रदान करने में सक्षम है, क्या कहलाएगी जी? अक्रमक क्रिया। अब हम बात करते हैं मित्रों सक्रमक क्रिया की। सक्रमक क्रिया देखिए, राजू राम पुस्तक पढ़ता है। राम पुस्तक पढ़ता है। राम कक्षा 6 में पढ़ता है। राम कक्षा 6 में पढ़ता है। ध्यान रहे मित्रों, राम कक्षा 6 में पढ़ता है। यहाँ एक से सुनना। यहाँ देखिएगा हमारे दिमाग में एक गलतफहमी बैठी हुई है, उसको बाहर निकाल लें। ये जो पढ़ना जो क्रिया है या और भी बहुत सारी क्रियाएं हैं, सदैव सक्रमक नहीं रहती हैं। इनका वाक्य में किस प्रकार से प्रयोग किया गया है उस पर निर्भर है कि ये सक्रमक होंगी या अक्रमक होंगी। कुछ क्रियाएं ऐसी होती हैं जो सदैव सक्रमक नहीं होती हैं। वाक्य में उनके प्रयोग पर निर्भर करता है कि वो सक्रमक है या अक्रमक है। ध्यान से सुनो मेरे मित्रों, राम पुस्तक पढ़ता है। अब आपको पता चलेगा राम पढ़ता है क्या? पुस्तक। क्या पढ़ता है जी? पुस्तक। तो यहाँ देखिए कर्म क्या है? पुस्तक है। जब कर्म जो है वो पुस्तक है तो पढ़ना क्या है जी? क्रिया। कौन सी जी? सक्रमक। कैसे कहूंगा, कैसे प्रभाव पड़ रहा है? राम पढ़ता है, पढ़ने से उसका ज्ञान बढ़ा। पढ़ने से क्या बढ़ा जी? ज्ञान। पढ़ना जब क्रिया हुई तो राम के ज्ञान में क्या हुई? वृद्धि हुई, तो राम पर प्रभाव पड़ा है। उसके बाद में क्या पढ़ता है जी? पुस्तक। पुस्तक पे प्रभाव पड़ रहा है। राम ने जब पुस्तक को पढ़ा, मान लीजिए नई पुस्तक थी, कटी फट गई होगी, पुरानी हो गई, लाइन खींची होगी, तो पुस्तक पर भी प्रभाव पड़ रहा है। तो कर्ता के साथ साथ कर्म पर भी प्रभाव पड़े तो क्रिया कैसी होगी? सक्रमक। देखो मित्रों, राम कक्षा 6 में पढ़ता है। यहाँ एक शब्द आ रहा है, यहाँ भी पढ़ता है और यहाँ भी पढ़ता है, लेकिन ध्यान से सुनना, यहाँ पढ़ता है ये सक्रमक नहीं है। कैसी क्रिया है जी? ये अक्रमक क्रिया है। कैसी क्रिया है जी? अक्रमक क्रिया है। आप कहो सर कैसे? ये भी पढ़ता है और ये भी पढ़ता है। आपने अंग्रेजी में सुना होगा, ये जो पढ़ता है इसका अर्थ लेते हैं रीड। रीड यानी पढ़ना जो होता है, इस पढ़ने का जो अर्थ लेंगे अंग्रेजी में क्या लेंगे जी? रीड लेंगे, यानी बांचना। समझ लो मेरे मित्रों, तो क्या बांच रहा है वो? पुस्तक। और ये जो पढ़ता है, राम कक्षा 6 में पढ़ता है, तो देखो जी यहाँ जो पढ़ता है इसका अर्थ हम लेते हैं स्टडी। क्या लेते हैं जी? स्टडी।
आपको पता है राम कक्षा 6 में पढ़ता है, तो ये जो पढ़ता है क्या है, आक्रमक। क्या है जी, आक्रमक। अब आपके दिमाग में ये आया है कि सर हम पहचान कैसे करें कि किसमें कर्म और किसमें नहीं है। तो देखो मित्रों, कर्ता, क्या जी, कर्ता और क्रिया को पढ़कर, कर्ता और क्रिया को पढ़कर क्या से प्रश्न करने पर काल्पनिक या वास्तविक उत्तर मिले तो क्रिया सक्रमक होती है। तो क्रिया सक्रमक होती है, सक्रमक होती है। पुनः सुने मेरे मित्रों, क्या से प्रश्न करने पर, किससे प्रश्न करेंगे, क्या से। पहले कर्ता को पढ़ेंगे, फिर क्रिया को पढ़ेंगे, बीच वाले को छोड़ देंगे। सक्रमक की पहचान बता रहा हूं। पहले कर्ता को पढ़ेंगे, सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, कर्ता को। उसके बाद में किसे पढ़ेंगे, क्रिया को। बीच वाला जो भी है उसको छोड़ देंगे। फिर किससे प्रश्न करेंगे, क्या से या किसको से, क्या से या किसको से। अगर आंसर मिल रहा है, उत्तर मिल रहा है, तो ये मान लेना क्रिया क्या है जी, सक्रमक है। क्या है जी, सक्रमक। अगर उत्तर नहीं मिल रहा है, हम काल्पनिक उत्तर दे सकते हैं तो भी क्रिया क्या होगी जी, सक्रमक होगी। हम काल्पनिक उत्तर दे सकते हैं तो भी क्रिया क्या होगी, सक्रमक। मुख्यतः किससे प्रश्न करेंगे, क्या से। किससे करेंगे जी, क्या से। क्या से प्रश्न करने पर जब उत्तर मिल रहा है या काल्पनिक उत्तर दे सकते हैं तो क्रिया कैसी होगी, सक्रमक होगी। देखिएगा जी, अभी मैंने आपको उदाहरण दिया था, उस उदाहरण को दोबारा बताता हूं जी। राम पुस्तक पढ़ता है, ये सक्रमक है। कैसा है जी, सक्रमक। इधर देखिए, राम कक्षा 6 में पढ़ता है। यहां देखिएगा, हमने सबसे पहले राम को पढ़ा, कर्ता को पढ़ा, और फिर क्रिया को पढ़ा। राम पढ़ता है क्या, पुस्तक। उत्तर मिल गया, तो जो उत्तर मिल रहा है वो क्या होगा, कर्म होगा, और ये क्रिया कैसी कहलाएगी, सक्रमक कहलाएगी। राम, यहां कर्ता कौन है जी, राम। राम पढ़ता है क्या, क्या, तो यहां प्रश्न ही निरर्थक है। क्या से प्रश्न ही निरर्थक है, तो ये पढ़ता है क्या हो जाएगा जी, अक्रमक क्रिया। कैसी क्रिया हो जाएगी जी, ये अक्रमक। पुनः सुने मेरे मित्रों, जब क्या से प्रश्न करने पर काल्पनिक उत्तर दे सके या उत्तर मिले तो क्रिया सक्रमक होगी, और क्या से प्रश्न करना ही निरर्थक लगे, क्या से प्रश्न करना ही निरर्थक हो, निरर्थक हो यानी क्या से सही प्रश्न ही नहीं बन रहा है, तो कैसी होगी क्रिया, अक्रमक होगी। क्या होगी, अक्रमक। पुनः सुन लीजिएगा, राम पुस्तक पढ़ता है तो क्रिया कैसी है, सक्रमक। या मैं कह दूं मेरा बेटा नई नई पुस्तकें पढ़ता है, तो भी कैसी है, सक्रमक। लेकिन मैं कह दूं राम कक्षा 6 में पढ़ता है, या कह दूं राम इस विद्यालय में पढ़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, अक्रमक। लेकिन अगर आपके सामने परीक्षा में प्रश्न आता है पढ़ना, लिखना, सोना और खाना, इनमें से अक्रमक क्रिया है, तो ऐसे समय में आपको पढ़ना जो है इसको सक्रमक ही मानना होगा। क्या मानना होगा, सक्रमक ही मानना होगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, दूसरा उदाहरण लीजिए। यहां सक्रमक और अक्रमक में अंतर करना सिखा रहा हूं आपको। जो है राम शतरंज में, राम शतरंज की अच्छी अच्छी चालें चलता है। समझने का प्रयास करो मेरे मित्रों। एक उदाहरण तो ये है, दूसरा जो उदाहरण है वो ये है, राम राम चलता है, चलता है। ध्यान से सुनना जी, राम शतरंज की अच्छी अच्छी चालें चलता है, यहां भी क्रिया क्या है, चलना, और यहां भी क्रिया क्या है, चलना। ध्यान रहेगा। लेकिन यहां जो है क्रिया सक्रमक है,
यहाँ क्रिया कैसी है, पहले उदाहरण में सक्रमक कैसे है दोस्तों, सक्रमक राम चलता है क्या, चाले। यहाँ कर्म क्या है, चाले। क्या कर्ता और क्रिया को पढ़कर प्रश्न करने पर उत्तर मिल रहा है अपने को, तो मिल रहा है राम चलता है क्या, चाले। और इसमें राम चलता है आंसर नहीं मिल रहा है, तो यहां चलता है क्या है जी, ये अक्रमक क्रिया। कैसी क्रिया है जी, अक्रमक, ध्यान रहे। और यहां क्या है जी, सक्रमक, ध्यान रहेगा जी। ऐसे ही दूसरा उदाहरण देखिएगा, कभी भी ये नहीं समझे कि ये क्रियाएं अक्रमक है और ये क्या है जी, सक्रमक है। अगर अकेली क्रिया उपसमय है तो हम सोच सकते हैं, उदाहरण में अगर हो, अगर आपको कहा गया कि चलना क्रिया अक्रमक है, लेकिन उदाहरण में दे रखा है, उदाहरण को ठीक से समझे कि यहां चलना अक्रमक है या सक्रमक है। दूसरा उदाहरण देखिए, राम 100 मीटर की दौड़ दौड़ता है। राम, दूसरा उदाहरण लीजिए, राम दौड़ता है, राम दौड़ता है। दोस्तों ध्यान से सुनना, यहां दौड़ता है क्रिया सक्रमक है, क्या है जी, सक्रमक। और यहां दौड़ता क्या है जी, अक्रमक। आप कहोगे कैसे जी सर, हमारे को समझ में नहीं आया जी। राम 100 मीटर की दौड़ दौड़ता है, अब हम सोचना यहाँ पे राम दौड़ता है क्या, दौड़। राम दौड़ता है क्या, दौड़। तो दौड़ क्या हो गई यहाँ पे, कर्म हो गई। क्या हो गया यहाँ पे, कर्म। और राम दौड़ता है, ये कैसी है जी, अक्रमक। और ये कैसी हो गई जी, सक्रमक। कर्ता और क्रिया को पढ़कर क्या से प्रश्न करें और जवाब मिले या काल्पनिक जवाब दें तो क्रिया सक्रमक होगी, ध्यान रहे। और मान लीजिएगा कर्ता और क्रिया को पढ़कर क्या से प्रश्न करें, प्रश्न ही निरर्थक लगे, प्रश्न ही निरर्थक लगे, तो जी क्या बनेगी, वो अक्रमक क्रिया। जैसे राम दौड़ता है, क्या दौड़ता है, प्रश्न ही क्या है, निरर्थक है। क्या दौड़ता है भाई, तो जवाब नहीं मिल रहा है, प्रश्न भी निरर्थक है, तो क्या हो जाएगी, ये अक्रमक क्रिया हो जाएगी। कैसे जी, अक्रमक। तो मित्रों आप ये जान चुके होंगे कि सक्रमक क्रिया को कैसे पहचानें, कौन सी क्रिया सक्रमक है, सक्रमक को पहचानने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। देखो जी, राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। अब आपसे ये पूछ लेंगे कि पढ़ना जो क्रिया है ये सक्रमक है या अक्रमक है, तो दोस्तों सक्रमक है। क्या है जी, सक्रमक। आप कहो सर राम पढ़ता है क्या, उत्तर तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हम काल्पनिक उत्तर तो दे सकते हैं कि राम कहानी पढ़ सकता है, कविता पढ़ सकता है, उपन्यास पढ़ सकता है, काल्पनिक उत्तर तो दे सकते हैं। तो यहाँ पढ़ता है क्रिया क्या होगी, सक्रमक होगी। क्या होगी जी, सक्रमक। आगे चलते हैं मेरे मित्रों, सक्रमक क्रिया के दो भेद हैं। सक्रमक क्रिया के दो भेद हैं। कितने भेद हैं जी, दो भेद हैं। किसके जी, सक्रमक क्रिया के दो भेद हैं। कौन कौन से, पहली एक क्रमक क्रिया और दूसरी द्विक्रमक क्रिया। द्विक्रमक क्रिया पुनः सुन लीजिए मेरे मित्रों, सक्रमक क्रिया के दो भेद हैं, एक क्रमक क्रिया और द्विक्रमक क्रिया। जो क्रिया अपना अर्थ एक कर्म के साथ प्रदान करती है, एक क्रमक क्रिया, जिसके उदाहरण अभी हम देख रहे थे। सीमा कहानी पढ़ती है, ये क्या है जी, एक क्रमक क्रिया है। कर्म क्या है इसमें, कहानी। सीमा कहानी पढ़ती है, एक क्रमक क्रिया है। जो क्रिया अपना अर्थ एक कर्म के साथ प्रदान करे, एक क्रमक क्रिया कहलाती है। द्विक्रमक, जो क्रिया अपना अर्थ दो कर्मों के साथ प्रदान करे, वह द्विक्रमक क्रिया कहलाती है। जो क्रिया अपना अर्थ दो कर्मों के साथ प्रदान करे, वह द्विक्रमक क्रिया कहलाती है। ध्यान से सुनना मेरे मित्रों, कैसी कहलाती है, द्विक्रमक क्रिया। क्या होती है द्विक्रमक क्रिया, देखिएगा।
द्विक्रमक क्रिया। उदाहरण से समझिएगा, माँ बेटे को खाना खिलाती है। माँ बेटे को खाना खिलाती है। किसको खिलाती है जी? बेटे को। ध्यान से सुनना, माँ खिलाती है क्या? क्या खिलाती है? खाना। माँ खिलाती है क्या जी? खाना। याद रहेगा। तो देखो जी, यहाँ खाना जो है ये पहला कर्म है। खाना जो है क्या है जी? ये प्रधान कर्म है। कैसा कर्म है जी? ये प्रधान कर्म है। इसे हम कह सकते हैं मुख्य कर्म। मुख्य कर्म। द्विक्रमक क्रिया में जो दो कर्म होते हैं, इसमें एक तो होता है गौण कर्म और एक होता है मुख्य कर्म। माँ खिलाती है क्या? खाना। किसको? बेटे को। किसको जी? बेटे को। तो ये कौन सा हो गया जी? द्वितीय कर्म हो जाता है। इसको गौण कर्म भी कहते हैं। समझाऊंगा, गौण कर्म। कौन सा हो गया जी? ये गौण कर्म। ध्यान रहेगा, माँ बेटे को खाना खिलाती है, ये पहला कर्म है और ये द्वितीय कर्म है। इसे गौण कर्म कहते हैं, तो इसे प्रधान कर्म या मुख्य कर्म कहते हैं। याद रहेगा जी। अब देखो जी, इनकी पहचान कैसे करें? इनकी पहचान कैसे करें? प्रधान कर्म या मुख्य कर्म जिसे कह रहे हैं, यह सदैव क्रिया के पास होता है। किसके पास होता है जी? क्रिया के पास, क्रिया के बिल्कुल नजदीक होता है। दूसरी बात, प्रधान कर्म या मुख्य कर्म जिसे कहते हैं, यह निर्जीव होता है। मूलतः या प्राय क्या होता है जी? ये निर्जीव। जबकि गौण कर्म क्या होता है जी? सजीव होता है। गौण कर्म क्या होता है जी? सजीव। ध्यान रहेगा जी। जैसे दूसरा उदाहरण देखिएगा, शिक्षक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है। शिक्षक छात्रों को हिंदी पढ़ाता है। करता कौन है? शिक्षक। पढ़ाने की क्रिया कौन कर रहा है? शिक्षक। शिक्षक पढ़ाता है क्या? हिंदी। तो ये क्या हो गया जी? प्रधान कर्म। प्रधान कर्म। किसको? छात्रों को। ये क्या हो गया जी? गौण कर्म। क्या हो गया जी? गौण कर्म। ध्यान रहेगा, इसे पहला कर्म कहते हैं, उसे दूसरा कर्म कहते हैं। याद रहेगा मेरे मित्रों। जो है आगे बढ़ते हैं मित्रों। इसके बाद में जो है, ये जो मुख्य कर्म है, इसको जानने के लिए हमें प्रश्न करना पड़ता है। किससे जी? क्या से। किससे करना पड़ेगा? क्या से। क्योंकि गौण कर्म को जानने के लिए किसे या किसको से, किसे या किसको से। ध्यान रहेगा जी, किसे या किसको से। दूसरा उदाहरण देखिए, कोच खिलाड़ियों को कबड्डी सिखाता है। कोच खिलाड़ियों को कबड्डी सिखाता है। कोच सिखाता है क्या? कबड्डी। ये तो कौन सा कर्म हो गया? प्रधान कर्म, जिसे मुख्य कर्म भी कहते हैं, और इसे पहला कर्म मानेंगे। किसको? खिलाड़ियों को। ये कौन सा हो गया? गौण कर्म। कौन सा हो गया? गौण कर्म। याद रहेगा जी। जो है तो ये दोस्तों कितने कर्म हो गए? दो। इसे कह रहे थे हम द्विक्रमक क्रिया। क्या कह रहे थे जी? द्विक्रमक क्रिया। इसके बाद हम बात करते हैं अक्रमक क्रिया। किसकी बात करते हैं जी? अक्रमक क्रिया। अक्रमक क्रिया, जो क्रिया अपना अर्थ बिना कर्म के प्रदान करती है, उसे अक्रमक क्रिया कहते हैं। जो क्रिया अपना अर्थ बिना कर्म के प्रदान करती है, उसे कहते हैं अक्रमक क्रिया। कैसे कहते हैं जी? अक्रमक। नंबर 1 की हम बात करते हैं। अक्रमक क्रिया के 3 भेद हैं। अक्रमक क्रिया के 3 भेद हैं। एक होता है पहला, अवस्था बोधक। अवस्था बोधक। दूसरा होता है गति बोधक, और तीसरा होता है अपूर्ण अक्रमक क्रिया। अपूर्ण अक्रमक क्रिया। तो ध्यान से सुनो मित्रों, अक्रमक क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? आपके सामने है। नंबर 1 अवस्था बोधक।
नंबर 2 गतिबोधक और नंबर 3 अपूर्ण आक्रामक क्रिया। यहां बात करते हैं, एक एक उदाहरण देख लेते हैं अपन जो है। अवस्था बोधक जो अवस्था का बोध कराती है, स्थिति का बोध कराती है, दशा का बोध कराती है। रोना, हंसना, सोना, ये सब किसमें आती हैं? अवस्था बोधक में। चलना, उठना, बैठना, तैरना, दौड़ना, ये सब किसमें आ जाती हैं? गति बोधक में। और अपूर्ण आक्रामक क्रिया, पुनः सुन लीजिए मित्रों, आक्रामक क्रिया के अपने कितने भेद किए? 3 भेद किए। कौन कौन सा? अवस्था बोधक जो रोना, हंसना, सोना अवस्था का बोध कराते हैं। गति बोधक यानी चलने का, चलना है, उठना है, बैठना है, तैरना है, दौड़ना है, इनका बोध कराते हैं। और अपूर्ण आक्रामक क्रिया, समझने की बात यही है, अपूर्ण आक्रामक क्रिया क्या होती है? ये ऐसी क्रिया होती है जो अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए पूरक शब्दों की अपेक्षा रखती है, जो अपने अर्थ को प्रकट करने के लिए पूरक शब्दों की अपेक्षा रखती है। इसमें बनना जैसी क्रियाएं आती हैं। पूरक शब्द से मतलब क्या है कि क्रिया के जस्ट पहले, क्रिया के जस्ट पहले आपको संज्ञा या विशेषण मिलेगा। क्या मिलेगा जी? संज्ञा या विशेषण। जैसे मेरे पिता शिक्षक है, शिक्षक है। यहां देखिए है जो है अपूर्ण आक्रामक क्रिया है, क्योंकि इससे जस्ट पहले क्या है जी? मेरे पिता है, मेरे पिता है, तो अर्थ ही नहीं निकलेगा। तो क्या आएगा जी? वो शिक्षक। राहुल बहुत चालाक बनता है, राहुल बहुत चालाक बनता है। राहुल बहुत बनता है अर्थ ही नहीं निकल रहा है। तो इस क्रिया से जस्ट पहले संज्ञा हो या विशेषण हो तो हम कहेंगे उसको अपूर्ण आक्रामक क्रिया। जैसे मान लीजिए मेरा भाई वकील है, मेरा भाई वकील है, मेरा भाई इंजीनियर है। तो बनना जो क्रिया है आक्रामक क्रिया से जस्ट पहले संज्ञा हो या विशेषण हो तो उसे कहेंगे अपूर्ण आक्रामक क्रिया। क्योंकि वह क्रिया अपूर्ण इसलिए कहलाती है अपना अर्थ प्रकट करने के लिए अपने से पहले संज्ञा या विशेषण की आवश्यकता होती है। लास्ट उदाहरण देखिएगा, यहां एक उदाहरण और देता हूं आपको जो है। सीमा खेलने में कुशल है। देखो मित्रों, सीमा खेलने में है, अर्थ ही नहीं निकल रहा है, तो कुशल क्या हो गया? यहाँ पे विशेषण हो गया है। क्या हो गया जी? विशेषण। तो धन्यवाद मित्रों, ये हमारी कक्षा की क्रिया थी। क्रिया के कुछ पार्ट बच गए हैं। काल के आधार पर क्रिया के भेद, रचना एवं प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद, इनकी बात हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद मित्रों, मेरे को ढेर सारा प्यार दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।